हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड की पुस्तकें भी जो है बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से लिखी गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी अपनी एक अलग उपयोगिता है। इस प्रकार इनको लिखा गया है कि इनको पढ़ करके हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल सकते हैं, इतिहास की समझ विकसित कर सकते हैं। इनको रुचिपूर्ण ढंग से लिखा गया है, क्रमबद्ध तरीके से। आइए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पाठ 2, सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। बच्चों, कितने साल तक? तुर्क शासकों ने लगभग 320 साल तक शासन किया, मतलब 1200 से लेकर के 1520 तक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के समय लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मतलब इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, पर उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीद कर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदार पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गोरी की सेवा में कई ऐसे गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सल्तनत के सामने चुनौतियां। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए योग्य सैनिक एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनतकालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख थे। तो प्रारंभिक तुर्क शासक कौन थे? गुलाम वंश। 1206 ईस्वी से लेकर बच्चों 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा। लगभग कितने साल? 84 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहला गुलाम था मोहम्मद गोरी का। देखिए, इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक
भारत का पहला तुर्की शासक था। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक दूसरी जो है इमारत का भी निर्माण कराया था, जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। चित्र देखकर बताइए कुतुब मीनार में कितने मंजिल की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। देखिए दोस्तों, इस चित्र को देखिए। प्रशासन, जो तुर्कों का जो प्रशासन था वो देखिए कैसे बैठा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन, और जिसका प्रमुख कौन होता था, देखिए केंद्रीय प्रशासन कई प्रांतों और प्रांतों से मिलकर बनता था, और इसका जो केंद्रीय प्रशासन कौन देखता था, जिम्मेदार व्यक्ति सुल्तान होता था। इसके बाद देखिए कई प्रांत होते थे। प्रांतों को इक्ता भी कहते थे, जो कई परगनों या जिलों से मिलकर बनता था, और प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी था वो इक्तादार या अख्तादार होता था। और प्रांत जो है कई परगनों से मिलकर बनते थे, और परगना जो है कई ग्राम से मिलकर बनते थे, और परगना का जो प्रमुख था परगना अधिकारी था, और ग्राम का प्रमुख मुखिया, पटवारी या चौकीदार कहते हैं। इल्तुतमिश इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी, लगभग 26 साल। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्की के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किया। शासन व्यवस्था क्या थी इल्तुतमिश की? इल्तुतमिश ने देश की एक राजधानी, एक स्वतंत्र राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अख्तादार कहा जाता था। पिछली कक्षा में आपने स्थानीय शासन की ऐसी किसी सुनियोजित व्यवस्था के बारे में पढ़ा है? सोचिए और बताइए जरा। इल्तुतमिश का साम्राज्य। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और राय और राणाओं से कर वसूल करते थे। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के ऊपर जो कर बचता था उसे अख्तादार सुल्तान को भेज देते थे। हारे हुए राय राणा अक्सर सोचते थे कि मैं क्यों अपने यहाँ का इतना सारा इकट्ठा करके तुर्कों को दूं, मैं पहले की तरह खुद ही क्यों न रख लूं, और जब वे आकर मांगेंगे तब देखा जाएगा। मौका देकर राय राणा आदि कर देना बंद कर देते थे। फिर सुल्तान या उसके इक्तादारों को ऐसे विद्रोही राजाओं और राणाओं पर हमला करके जबरदस्ती उनसे कर वसूल करना पड़ता था। चांदी का टका देखिए दोस्तों। पहले चांदी का टका इस प्रकार चलता था। चांदी का टका। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी। शासनकाल जरूर इसका छोटा था, लेकिन जितना भी था प्रभावशाली शासन था। पहला तो ये पहली मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों और उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया गद्दी के दिल्ली पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया ही थी।
रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कुटपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बनाए जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। सोचिए और बताइए उस समय लोगों व दरबारी अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा। यदि रजिया आज शासक होती तो क्या उसका विरोध होता बच्चों। नसरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी 40 तुर्की अमीरों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। बच्चों ये वही तुर्कों के 40 तुर्कों का दल था जिसको जो है इल्तुतमिश ने संगठन किया इसका, जिसके तुर्कान ए चालीसा कहते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलवन था उसको अपना नायक बनाया। बलवन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के बाद बलवन गद्दी पर बैठा। देखिए बच्चों, बलवन 1265 से लेके 1287 ईस्वी, मतलब कितने साल बच्चों, 22 साल। बलवन एक योग और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलवन ने कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलवन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसीलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने और बैठने आदि के बारे में नियम बनाए जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। उसने सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलवन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। मंगोल आक्रमण। बलवन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने और मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की एक नई लहर आई। देख रहे हैं बच्चों, ये जो लाल रंग देख रहे हैं ये मध्य एशिया, यहाँ से अक्सर जो है मंगोल जो है हमेशा आक्रमण करते रहते थे भारत के ऊपर। नए आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। देखिए चांदी का टंका। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलवन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई, नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हष्ट-पुष्ट सैनिकों व विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलवन ने प्रदान की उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। शब्दावली बच्चों देखिए कुछ जो है। मलिक, सरहद और पंजाब के मुसलमानों के एक सम्मानजनक उपाधि से मलिक कहते हैं। इक्ता, प्रांतों को इक्ता कहते थे सल्तनत काल में। मंगोल मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति थी। सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पायबोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक है बच्चों।
चलिए बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को जरा ध्यान देखते हैं। पाठ 2, सल्तनत काल की शुरुआत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बताइए कौन बच्चों है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर लिख लीजिए बच्चों इसका। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे बच्चों? इल्तुतमिश। दूसरा प्रश्न देखिए, लिख लीजिए। गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया। किसने बनाया बच्चों? इल्तुतमिश ने बनाया। इसको तुर्कान चालीसा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? लाख बख्श का मतलब लाख लाख। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। दिल्ली में कौन कौन से राजवंश शासन किया? अगला प्रश्न क्या है बच्चों? तीसरा प्रश्न है, दिल्ली में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? उत्तर है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलवन आदि राजवंशों ने शासन किया। तीसरा, बलवन ने मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? बलवन ने मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? बलवन ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए सर्वप्रथम पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। वहां पर विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों तथा हष्टपुष्ट सैनिकों को नियुक्त किया। उनके लिए शस्त्र तथा भोजन सामग्री की व्यवस्था कराई। सही मिलान कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टका और जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया। सिक्के थे दोनों। प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना। सिजदा और पायबोस बलवन। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। प्रांत का प्रधान अधिकारी इक्तादार या अख्तादार कहलाता था। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये हमारा पार्ट 2 समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं।